फुटबॉल फीवर पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सही टाइम पे आएँ। देर आएँ, लेकिन दुरुस्त आएँ। आज हमारे साथ हमारे दोस्त और एक नए गेस्ट नजीमुद्दीन हैं। हेलो एनजे। नमस्ते। तो एनजे, आदाब। क्या चल रहा है फुटबॉल में? सर, वर्ल्ड कप चल रहा है, ये तो सबको पता है। हम लोग, हम आप, सेठ भाई, सात्विक भाई सब एंजॉय कर रहे हैं। वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उस पे बातचीत होगी। उस पे नहीं जाएँगे हम। उस पे अच्छा, गेम उस पे पे नहीं जाएँगे। जाएंगे। मुझे लगा थोड़ा वायरल क्रिएट करने के लिए नहीं, उस नहीं, पे तो बातचीत करते हैं। वायरल करेंगे हम। नहीं, बिल्कुल लेकिन बात हाँ, है। जितने में जी, वर्ल्ड कप हो रहा है उतने में एक देश बस जाता, लेकिन बिल्कुल। ठीक है। मैं इतना टी खुश नहीं ट्वेंटी हूँ वर्ल्ड कप के लिए। मेरी फुटबॉल टीम अभी नहीं खेल रही है, आर्सेनल सपोर्टर हूँ मैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ईपीएल में टॉप पे चल रही है अभी। तो आर्सेनल तो वैसे भी वेंजर की टीम रही है। वेंचर स्पेनिश फ्रेंच डोमिनेटेड फुटबॉल रही है वेंजर की, और फ्रांस बिल्कुल। बहुत आगे चल रही है वर्ल्ड कप में। तो और लग सब रहा है कुछ फ्रांस ही मिला जीतेगी इस बार। मिला घटा के मिला घटा के लग रहा है कि नज्जू की टीम आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बस एम्बापे होता आर्सेनल में तो मजा आ जाता। हम्म, कतर का इन्वेस्टर चाहिए होगा एम्बापे को आर्सेनल लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी टीम्स पे जो छोटी टीम्स की जीत है, ये काफ़ी उलटफेर है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सेठ भाई, आप कुछ बोले इस पे, इसको फिर इसको मैं बोल। मैं हमेशा 2010 वर्ल्ड कप था जो जा, शायद उसके बाद चारों लोग मिले थे जस्ट वर्ल्ड कप के बाद पहली बार। तो वो वर्ल्ड कप भी अंडरडॉग्स का कहा जा रहा था। ये वर्ल्ड कप में भी फ्लेवर दिखा है। मैं अंडरडॉग्स का तो नहीं कहूंगा, क्योंकि तब उरुग्वे सेमीफाइनल में था और भी कई लोग थे जिनको नहीं एक्सपेक्ट किया गया था। वर्ल्ड कप हमेशा ऐसे ही रहता है, फुटबॉल ऐसा ही रहता है, मेनली स्पोर्ट्स और टीम वर्क ऐसे ही रहता है। अच्छी टीम जीतती हैं, अच्छे बड़े प्लेयर्स नहीं। और ये बहुत पुरानी बात है जो कि हम लोग पास आके कहते हैं कि ये टीम नहीं जीत रही, इसमें ये प्लेयर है, ये टीम नहीं जीत रही, इसमें ये प्लेयर है। तो बात यही है कि जिंदगी में अच्छी टीम्स जीतती हैं जो एक दूसरे को समझती हैं। आप कितने अच्छे स्किल सेट में एक आदमी है वो नहीं होता। और अफ्रीका आगे चल रहा है, एशिया आगे चल रहा है, खुशी की बात है। दुनिया में फुटबॉल फैल रहा है। इससे पता चलता है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, कल्चर वाइज डाइवर्स कल्चर, एक दूसरे से मिल रहे हैं और जीत रहे हैं। बस यही। इस पे जैसा सेठ भाई ने बोला, सही बोला। एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि वर्ल्ड कप के टाइम जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो आपके पास प्रिपरेशन टाइम बहुत कम होता है। तो जैसे क्लब फुटबॉल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप 9-10 महीना एक क्लब के लिए खेल रहे हैं, हर हफ्ता ट्रेन कर रहे हैं, कोच आपको सिखा रहा है क्या करना है, कैसे करना है। तो आप एकदम वेल ड्रिल्ड होते हैं, तो आपका जो टीम की आइडेंटिटी होती है वो काफ़ी क्लियर होती है। वर्ल्ड कप में मुश्किल से आपको हफ्ता 2 हफ्ता मिलता है साथ में प्रैक्टिस करने का, साथ में स्ट्रैटेजी बनाने का। तो जो टीम्स होती हैं वो मोस्टली डिफेंस फर्स्ट वाली अप्रोच रखती हैं, स्पेशली छोटी टीम्स। तो अब जब आप मैदान पर उतरते हैं तो आप भले ही यावी इनिएस्टा हो या मेसी हो या कोई भी हो, आपकी जो टीम है वो उतनी कोहिसिव नहीं होगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर सामने वाली टीम का डिफेंस तगड़ा है, जो होना काफ़ी आसान होता है, और अगर आप गोल स्कोर नहीं कर पाए तो अपसेट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बस और कुछ नहीं। जैसे आप नॉर्मली अच्छी टीम में खेल रहे हैं, सब कोहिसिव हैं, सब बढ़िया खेल रहे हैं, तो आप 2-3 गोल आराम से मार देंगे छोटी टीम के अगेंस्ट। वर्ल्ड कप में क्या होता है कि मुश्किल से शायद आप एक या मुश्किल से 2 गोल मार सकते हैं। अगर आप वो नहीं मार पाए और छोटी टीम ने पेनल्टी तक लेके जाके मैच फंसा दिया, तब तो कोई भी जीत सकता है। और वही होता है जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप में। हाँ, ना जर्मनी पहुंची ना पोलैंड पहुंची। अजीब ही सा चल रहा है। जर्मनी का तो क्या ही बताएं, पिछले बार भी बेचारे रह गए थे। जो एनजे ने बात कही है बहुत सही कही है, क्योंकि 2006 वर्ल्ड कप में इस बात का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखा था। जर्मनी ने एक टीम बनाई थी जो कि साथ में खेलते थे क्लब लेवल पे भी। और आज भी उनकी बहुत ज्यादा जो टीम होती है वो ब्रायन म्यूनिख से आती है, कुछ डॉर्टमुंड के प्लेयर्स होते हैं। और स्पेन ने जो 2010 में वर्ल्ड कप जीता, सारी टीम लगभग बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में खेलती थी। बार्सिलोना का ज्यादा लोग थे, रियल के थोड़े कम थे, लेकिन दो ही क्लब से टीम्स आ रही थी।
राइवलरी थी, लेकिन उनको एक साथ जुटा दिया गया था, तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। 2010 अगेन जर्मनी, और जर्मनी इस बार वर्ल्ड कप उठा लेता है, जो कि 6 में नहीं उठा पाया था, 10 में नहीं उठा पाया था। 18 में हमने फ्रांस को देखा, फ्रांस में एक्चुअली टैलेंट बहुत ज्यादा था 18 के मुकाबले, और उनके भी प्लेयर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और अभी लगता है पिछले जितने भी हमने चैंपियंस देखे हैं, उनमें टीम्स में जितना तालमेल रहा है, जितनी अच्छी रही है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ती है टीम, उसी के हिसाब से जीतती है। जर्मनी अनलकी चल रहा है, अभी अनलकी भी चल रहा है, टैक्टिक्स भी सही नहीं है कुछ कुछ, और सिलेक्शन भी मुझे कहीं कहीं अजीब लगा। और स्ट्राइकर की भी कमी थी, कोई स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा कमी रही है। म्यूलर, कई लोगों को बैठाला गया है, म्यूलर और नॉयर भी मुझे लग रहा है अब शायद आगे आने वाले टाइम में लेजेंड्स हैं, लेकिन अ, आगे शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या तो फिर ये है कि म्यूलर को अब कोई टीम में जानता नहीं है। बहुत एकदम नई टीम आ गई है, जो लोग जानते भी हों, कुछ कुछ साल खेले हैं, जिन्होंने म्यूलर को म्यूलर बनाया वो सब रिटायर हो गए। तो ये एक ऐसा टाइम आता है कि आदमी वो नहीं दोहरा पाता है जो पहले वो कर चुका था। अगर उनको और मिरोस्लाव क्लोज मिल जाता तो शायद हाँ, ग्रुप स्टेज से तो निकल पाते। जितने गोल जर्मनी ने अभी तक किए हैं, उसे सर से मार देते मेरे से लोग ये। एकदम टैक्टिक्स का बात सही है। जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो मैं कई बार फील्ड पे देखता हूँ कि चाहे सिचुएशन जैसे भी हो, मतलब टीम्स में ऐसा नजर आ रहा है कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है या प्लान बी नहीं है। कल भी अगर आप इंग्लैंड और फ्रांस का मैच देखें, तो फ्रांस जैसे ही अहेड हो गया, तो इंग्लैंड को मतलब उनका वही अप्रोच मुझे दिख रहा था कि बार बार वो विंग से अटैक कर रहे हैं, विंग से एक क्रॉस अंदर आएगा और एक हेडर मारने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो मुझे आखिरी के सेकंड हाफ में तो और कुछ करते हुए नजर नहीं आए। तो इस अप्रोच के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि जब आप वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता अपनी टीम के साथ खेलने का। तो आ, जो बेसिक फंडा है, मतलब इसमें और भी थ्योरीज हैं, काफ़ी डिटेल में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया ये होता है कि डिफेंस सिखाना आसान होता है, अटैक में वो फ्लुएंसी और वेरिएबिलिटी लाना बहुत मुश्किल होता है। और अटैक में आप तभी अच्छा खेल सकते हैं जब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, उनमें वो जो रैपो है वो काफ़ी अच्छा है। वो एक तरह से गेस कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मेरा जो अ, साथ में खेल रहा है मेरे, वो कहाँ जाएगा, उसको कैसे बॉल चाहिए, उसको किस एंगल से बॉल चाहिए। तो ये सब आप तभी सीखते हैं जब आप एक साथ खेलते हैं। तो वर्ल्ड कप में क्या होता है कि आप हफ्ता 2 हफ्ता पहले, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक साथ मिलते हैं और ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। तो कोच का पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई गोल कंसीड नहीं करना है, बिकॉज नॉकआउट फुटबॉल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जो बेस्ट डिफेंस होता है उसका चांस जीतने का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, 2010 में आई थिंक स्पेन जीता था। तो स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल कंसीड किया था, और बाकी जितने भी मैचेस उन्होंने पहले मैच के बाद खेले, हर मैच की स्कोर लाइन थी 1-0। 1-0। तो अब आप समझ सकते हैं कि डिफेंस कितना जरूरी है। और जबकि स्पेन ऐसी टीम है जो 80-85% तक पोजेशन रखती है, और वो भी देखिए आप एक ही गोल मार पा रही है, और वो भी फाइनल में एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने गोल मारा। तो इससे आपको समझ में आता है कि इवन दो आप कोशिश कर सकते हैं, बट वो अटैकिंग फ्लुएंसी नहीं आती। और जैसा कि आपने पूछा कि एक ही टैक्टिक था, बैकअप प्लान नहीं था, तो उसका आंसर यही है, वो एक टैक्टिक को भी परफेक्ट करने में उनको इतना टाइम लग जाता है कि बैकअप प्लान की तो बात ही नहीं उठती। वो ऊपर वाले के भरोसे है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो। बिल्कुल सही कहा। ये एनजे ने पहली ही शायद बात में कह दिया था कि एक प्रिपरेशन टाइम बहुत लेस होता है, ऊपर से फुटबॉल जब ट्रांजिशन होता है, क्योंकि लोगों को नेशनल लेवल के हर स्पोर्ट्स देखने की आदत है कि नेशन बहुत टाइम से एक साथ खेल रहा है, हर अलग 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 स्पोर्ट्स में। फुटबॉल में क्या होता है, सब क्लब फुटबॉल से नेशनल टीम में आते हैं, और सब में अच्छा तालमेल नहीं बन पाता, बड़ी बड़ी टीमों में नहीं बन पाता। इंग्लैंड आज तक बहुत सारी गोल्डन जनरेशन्स निकल चुकी हैं, और वर्ल्ड कप में बहुत आगे, किसी भी नेशनल स्पोर्ट इवेंट में बहुत आगे तक नहीं गया है।
शायद सेमीफाइनल एक बार पहुंचा था, लेकिन 1966 के बाद से तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंग्लैंड एक बहुत बड़ा दावेदारी हमेशा रही, लेकिन पहुंचना कहाँ तक जाएगा ये बहुत मुश्किल हो गया बताना। उसका बहुत बड़ा रीजन यही था कि उनके पास एक पोजीशन पे बहुत ज्यादा प्लेयर हो जाते थे, कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता था, उसका बैकअप प्लान 2 हफ्ते पहले बैठाना पड़ता था। और इस वक्त भी ऐसा चल रहा है कई टीमों के साथ, पर तालमेल जिनका अच्छा है वो आगे जा रहा है, जिनका तालमेल अच्छा नहीं है वो पीछे रह जा रहा है। कई सारी स्टडीज होती हैं इस पे, एज को लेके, हेल्थ को लेके, स्पोर्ट्समैनशिप को लेके, इफेक्टिवनेस को लेके एक टीम की कई सारी स्टडीज फेल होती आती हैं। जैसे लूका मॉड्रिच अभी क्रोएशिया से खेल रहे हैं, 37 साल के हैं, और लोग कहते हैं कि एज निकल जाती है, लेकिन वो 90 मिनट्स खेलते हैं, 120 मिनट्स खेलते हुए दिखते हैं, अच्छा खेलते हुए दिखते हैं। बाकी प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, उनका रहना बहुत जरूरी होता है, पेनल्टीज में शूट भी करते हैं। जापान जैसी टीम जो कि बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही थी, उसको हराने में कामयाब होते हैं। ये सब रीजंस हैं कि एक हम ये सब उलटफेर भी देख रहे हैं, और नेशनल टीम में कैसे खेला जाता है इसका भी एक उदाहरण ये बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है इसका। बात एकदम सही है। और 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 जहाँ बोलो तक मैं सर। समझता हूँ कि ये आपने जैसे भी मॉड्रिक का जिक्र किया कि वो मतलब खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन कई बार क्या आपको ये नहीं लगता कि क्लब में प्लेयर्स का बहुत ही अच्छा एक कल्ट स्टेटस है, बट नेशन में वो फीलिंग, वो ट्रांजिशन नहीं ला पाते हैं, वो अपने उस सुपरस्टारडम से बाहर नहीं आ पाते हैं, और मतलब उसका नुकसान पूरी टीम को उठाना पड़ता है। जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि रोनाल्डो के केस में यही हो रहा है कि वो अपनी सुपरस्टारडम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और टीम को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। इस पे मैं ये कहूँगा कि जो आपने सुपर स्टारडम की बात करी, तो एक्चुअली प्रॉब्लम उल्टी होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लीजिए रोनाल्डो है, मेसी है, मॉडरिच है, कोई भी बड़ा प्लेयर ले लीजिए, तो अपनी क्लब टीम में तो वो स्टार स्टेटस तो है उसका डेफिनेटली, बट उसके चारों तरफ भी 4-5 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो मे बी उससे एक स्टेप नीचे होंगे, लेकिन वो भी वर्ल्ड क्लास है। तो मान लीजिए अगर आपका मेसी 10 आउट ऑफ 10 है, तो उसके चारों तरफ 3-4 प्लेयर तो जरूर होंगे जो 9 आउट ऑफ 10 होंगे। और स्पेशली अगर बात करी जाए पोर्चुगल के केस में, रोनाल्डो के केस में, तो टीम अभी उनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ साल पहले तक ये भी था कि रोनाल्डो के अलावा और कोई बड़ा प्लेयर था नहीं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप अपने नेशनल टीम के लिए खेलने आते हैं, तो वो जो कल्ट स्टेटस है वो एक्चुअली मैग्नीफाई हो जाता है। और उस पे क्या होता है कि जब आप इतने बड़े प्लेयर हैं, तो जो बाकी आपकी पूरी टीम है वो आपके अराउंड ही बिल्ड करी जाएगी। और उसका ड्रॉबैक ये होता है कि क्लब में तो आपके जो चारों तरफ प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके लेवल के बराबर हैं, लेकिन नेशनल टीम में ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी चारों तरफ टीम बिल्ड हो भी जाती है, तो वो उतनी इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती, बिकॉज आप बन जाते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। और अगर आपको किसी ने मैन मार्किंग करके नेगेट कर दिया, तो आपकी जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है कि जो स्टार स्टेटस है वो आप मैग्नीफाई हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, और वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है, फिर सामने वाली टीम अच्छे से उसको अपोज कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, इससे पूरा मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल होता है। जब पोर्चुगल हारती है, जब जीतती है पोर्चुगल, तब लोग कहते हैं कि पोर्चुगल जीती है, हारती है तो सबसे पहला ब्लेम रोनाल्डो पे ही आएगा, चाहे मैनेजर कोई हो, चाहे गोलकीपर कोई हो। ऐसा नहीं है, पोर्चुगल में अच्छे प्लेयर्स नहीं है, उनका डिफेंस अच्छा है, रूबन डियाज हैं, पेपे हैं, और भी बहुत सारे उनके राइट बैक, लेफ्ट बैक दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके टेक्निकल एबिलिटीज बहुत अच्छी है मिडफील्ड में, नूनेस हैं, फर्नांडिस हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। बट ये है कि रोनाल्डो को जब से 2004 की एक टीम हुआ करती थी, फीगो, लुइस फीगो वाली, जो गोल्डन जनरेशन टीम कही जाती है, 2006 में वो गोल्डन जनरेशन एंड हो जाती है। उसके बाद से पिछले 16 साल में, इवन उन्होंने 2016 में शायद, हाँ, यूरो भी उठाया है, यूरो उठाया। लेकिन लेकिन आप देखेंगे वो यूरो जब हो रहा था इंडिया में, तो बुकीज इतने ज्यादा, मतलब इलीगल है, लेकिन आप यूरोप में देखेंगे तो जब 90 मिनट्स के आगे भी चला गया था गेम, क्योंकि वो 120 मिनट्स तक गया था वो गेम, फ्रांस और पोर्चुगल का, 90 मिनट्स के बाद भी बुकीज का कहना था कि फ्रांस ही जीतेगी।
इवन टिल 110th मिनट वो कह रहे थे 65% फ्रांस ले जाएगी, 35% पोर्चुगल ले जाएगी। कभी भी पोर्चुगल फेवरेट नहीं था, रोनाल्डो बाहर बैठे हुए थे, चोट लगी हुई थी, तो बिल्कुल सही। सब कुछ रोनाल्डो पे आ जाता है। अब कल हारे हैं वो मोरक्को से, मोरक्को ने बहुत अच्छा खेला और निगेट कर दिया, जैसा एनजे ने कहा, निगेट कर दिया रोनाल्डो जब फील्ड पे आए। बहुत देर से फील्ड में आए, लेकिन बड़े मैचों के प्लेयर देखे गए, बहुत बड़े मैचों के प्लेयर देखे गए। उन्होंने अकेले मैच बदल दिए हैं बहुत सारे, और अभी पोर्चुगल को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर फ्रांस को देखा जाए, अगर यहाँ नहीं हारती तो अगला मैच फ्रांस से होता, और फिर अगर मुझसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन किया जाता, ऑन पेपर तो हार रहे थे, बहुत अच्छे से हार रहे थे। अभी भी मोरक्को का एक बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है। अगर मोरक्को यहाँ जीत जाती है तो दे लेजेंड स्टेटस अपने आप बन जाएगा, वर्ल्ड कप उठाए ना उठाए। लेकिन अब सब फाइनल टेस्ट है, वही फाइनल टेस्ट पोर्चुगल का भी हो जाता, और वो इजी नहीं होगा। फ्रांस से खेलना बिल्कुल इस वक्त किसी के लिए इजी नहीं है। इंग्लैंड का हमने कल हाल देखा, आपने पहले भी पूछा था सात्विक की विंग से बॉल वो अंदर कर रहे थे हेडर के लिए। हर टीम जब कुछ नहीं काम करता यही करती है, और उन्होंने भी यही करने की कोशिश की, बट फ्रांस पूरी तैयारी के साथ आया था। 2004 यूरो में जब ग्रीस जीता था, तो आपको हाँ, याद होगा जो सात्विक टैक्टिक बोल रहे हैं ना, वो पूरे टूर्नामेंट में उनकी टैक्टिक यही थी, क्रॉस यही थी। और गोल, क्रॉस और गोल। सारे गोल मैच उन्होंने भी 1-0 जीते थे। 1-0 जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और शायद वो टीम जो पोर्चुगल की थी, जो फाइनल में हार गई थी, वो ज्यादा डिजर्व करती थी मेरे हिसाब से। अगर मुझे कहना बिल्कुल गलत होगा, 2016 की टीम ने तो उठा दिया, कप ही उठा दिया, लेकिन 2004 की टीम बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी और ले जाना। वो बहुत बड़ा उलटफेर था वो, मतलब मैं उसको वन ऑफ द बिगेस्ट एक अपसेट्स। अपसेट मानता हूँ कि ग्रीस ने वर्ल्ड कप वो यूरो जीत लिया, और ये बहुत बड़ी बात है, ग्रीस के बहुत लिए बड़ी। बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने ये करके दिखाया। और जो बड़े प्लेयर्स के बारे में कुछ बताइए, उनका कैसा चल रहा है? रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, सही और भी, बात। सिर्फ इन्हीं दो पे नहीं, और भी बड़े प्लेयर्स हैं। देखिए, बड़े प्लेयर्स देखा जाए तो अब खाली एक दो ही बचे हैं, आपके मॉडरिच और मेसी। बाकी तो जो बाकी टीम्स हैं उसमें एम्बापे को आप बोल सकते हैं, बट वो थोड़ा यंग है। डेफिनेटली मेसी के लेवल पे पहुंच सकता है वो, लेकिन टॉप लेवल और मतलब स्टार स्टेटस वाली बात करी जाए तो मॉडरिच और मेसी ही बचे हैं, जो फॉर एग्जांपल फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जीत चुके हैं। ये शायद आई थिंक ये दो ही बचे हैं, और तो कोई अभी बचा नहीं, नहीं है। फ्रांस बस में यही कोई दोनों। आई गेस जीता नहीं है नहीं, जो अभी करेंटली खेलता हो। नहीं, तो देखिए, करीम बेंजेमा थे बट वो खेल से बाहर हैं अभी तो। बाहर हो गए। करीम बेंजिमा तो काफी टैलेंटेड प्लेयर है, बट उनके ऑफ द फील्ड जो हरकतें होती हैं कभी कभी, वो मतलब आई डोंट नो वो मेंशन करना चाहिए कि नहीं व्यूअर्स के नहीं बाद नहीं, करिए प्लेयर्स करिए, के सामने, बिल्कुल करिए। लेकिन आई गेस वो रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज्यादा मसालेदार तो नहीं है, लेकिन इन सब चीजों की इंजर्ड वजह भी से वो हैं। थोड़ा बाहर बैठ जाते हैं कभी कभी। इंजर्ड भी हैं। डाइडर डिशम जो फ्रांस के कोच थे, पहले तो उन्होंने हटा दिया था उनको काफी टाइम के लिए नेशनल टीम से, लेकिन वापस लेके आए थे, फॉर्म भी ठीक चल रहा था, लेकिन अब उनको वापस बैठाल दिया गया है। मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन है, ओलिवर जिरूड बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं, बहुत अंडररेटेड करियर रहा है, और ज्यादा सूट करते हैं फ्रांस को एज अ स्ट्राइकर इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और करीम बेंजेमा चोटिल हैं, और इस बार के बैलन डी और विनर है, बड़े प्लेयर हैं। लेकिन हाँ, सुपरस्टार स्टेटस में दो ही लोग हैं, एक मेसी हैं, एक मॉडरिच हैं। मॉडरिच के बारे में कम बातें होती हैं, मेसी से उसका भी रीजन के लिए शायद हम पूरी बात कर सकते हैं एक और वीडियो में, लेकिन ये दोनों हैं। लेकिन ये बात है कि इनके अगल बगल जो प्लेयर्स हैं, और फ्रांस के पास अपने जो प्लेयर्स हैं, वहाँ सब वर्ल्ड क्लास हैं, फ्रांस पूरी टीम वर्ल्ड क्लास है। इनके अगल बगल 4-5 प्लेयर वर्ल्ड क्लास हैं, मॉडरिच और मेसी के। तो अब आगे जाने में पता चल जाएगा कि कितनी किसकी तैयारी है, और यहाँ से सेमीफाइनल्स हैं। और मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा अपसेट जो अभी तक का हुआ वो ब्राजील का हुआ, क्योंकि फ्रांस के बाद तो मैं कहूँगा ब्राजील ही सबसे ज़्यादा फेवरेट था जी। वर्ल्ड कप के लिए। और लेकिन आपने देखा, जैसे अगर आप गोल स्कोर नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आउट कर सकता है। ब्राजील की तो हार में कुछ कॉन्स्पिरेसीज वगैरह भी जो आ रही हैं, कॉन्स्पिरेसी जैसे एग्जांपल दीजिए, मतलब आप क्या क्या कहना चाह रहे मतलब हैं कुछ इस आ रहा है ना कि पॉलिटिकल थोड़ा था, कुछ राइट विंग का अप्रोच था, इस वजह से थोड़ा अ, इनटरनल हो गया। देखिए, मैच में तो आप
वो सब इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं, ज्यादा से प्लेयर्स ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए ये है। प्लेयर्स इन्फ्लुएंस हो गए। सिड भाई, इस पे कुछ आपके बारे में अ, इंफॉर्मेशन है आपको? सीधी सीधी सी बात बताऊं तो ऐसे जैसे हर एक कॉन्टेस्ट होता है और हर एक चीज होती है, और मोस्टली हर एक आदमी दुनिया में हर एक आदमी लूजिंग साइड पे ज्यादा होता है। जैसे मैं अगर स्पेन को सपोर्ट करता हूँ तो स्पेन हर वर्ल्ड कप नहीं जीतती, हर कप नहीं जीतती। तो ब्राजील में फुटबॉल रिलीजन हो जाता है। जैसे हम सपोर्ट करते हैं किसी किसी टीम को, इंडिया में हम हम्म, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वैसे ब्राजील में रिलीजन हो जाता है। तो जब भी वो हारते हैं या कोई भी बड़ी टीम हारती है तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी निकालती है उसमें से मीडिया वहाँ की। हम्म, तो ये वही एक कॉन्स्पिरेसी है। ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती जो दुनिया हिला दे कप हाँ में, सिद्धार्थ, क्योंकि अभी कल ही मैं ब्रूनो फर्नांडिस का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि कुछ अर्जेंटीना को लेके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रेफरी ने हाँ, कि हमें। पोर्चुगल का कोई रेफरी नहीं है यूरो में, और हम्म, अर्जेंटीना का रेफरी था। और अर्जेंटीना को की रेफरी होने की वजह से पोर्चुगल को आगे नहीं जाने दिया। अब ब्रूनो फर्नांडिस क्या है कि एक तरह से रोनाल्डो के बाद सेकंड इन लीड देखे जाते हैं पोर्चुगल में, ठीक है। अब वो कोई ना कोई रीजन तो देंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। जैसे कोई आदमी फेल हो जाता है एग्जाम में, मैं कई बार हुआ हूँ, और मैं आके ये बताता था कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, और बाकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, पेन टूट गया, पेंसिल टूट गई, ये वाला चीज पढ़ के नहीं गए थे, वही सब आ गया। तो ये वही वाला हाल है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे जो वाइस टीम होती हैं, बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीम होती हैं, पहले राउंड में भी बाहर हो जाती हैं। स्पेन बाहर हुआ था 2014 में। और कई बार बड़े बड़े स्टार्स बाहर हुए हैं। कहने की कोई मतलब बताने की कोई बात ही नहीं है। राहुल द्रविड़ की टीम बाहर हो गई थी, इंडियन क्रिकेट की बात करें 2007 में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आके यही कहा कि मेरी गलती थी, आगे हम नहीं संभाल सकते, हमारे सारे टैक्टिक्स फेल हो गए। तो कल अगर पोर्चुगल सही में अगर आगे जाने लायक होती टीम, तो एक गोल तो मार देती। तो एग्जैक्टली। आपको एंड एंड में यही पड़ जाता है, जैसे एक गोल पड़ जाता था कई। पॉलो माल्डिनी बहुत बड़े प्लेयर थे इटली के, एसी मिलान के, जब वो एक गोल पड़ जाता था उनकी टीम के अगेंस्ट, और जब सब लोग मायूस हो आते थे तो यही कहते थे कि एक तो हमें वैसे ही मारना पड़ता है जीतने के लिए, तो अब ड्रॉ करने के लिए मार दो। तो ये विनर्स की पहचान होती है। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनके नाम पे जर्सी रिटायर कर दी जाती है, उनका नंबर रिटायर कर दिया जाता है। तो आप ऐसे अर्जेंटीना में भी बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, यहाँ पे भी रहे हैं, इनके बारे में यही कहा जा सकता है। लेकिन अब वो अपने मीडिया को रीजन तो देंगे ही देंगे, अपने देशवासियों को रीजन देंगे ही। तो वैसे ही ब्राजील में भी कॉन्स्पिरेसीज उठेंगी, कोई नई बात नहीं है। ये सब होना, ये सब वी चलता रहता है। वीएआर को लेके आप दोनों का क्या ओपिनियन है कि मतलब वीएआर काफी बार कंट्रोवर्शियल कहा गया कि जहाँ पेनल्टी नहीं लगती है रेफरी ने नहीं दिया लेकिन फिर भी वीएआर उसको अलाउ करता है, या कई बार उल्टा भी होता है कि वीएआर उसको डिसअलाउ कर देता है, तो उसके बारे में कल आप ही दोनों हुआ का। था ये। हाँ। कुछ चीजें हैं जो वीएआर सही नहीं करता, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर आप एक सेंटेंस में ओपिनियन चाहेंगे तो मैं कहूँगा वीएआर ने इम्प्रूवमेंट लाया है गेम में। बट कुछ रूल्स ही ऐसे हैं फुटबॉल में जो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाते हैं। जैसे जब आप फाउल की बात करते हैं, तो फुटबॉल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, डेफिनेटली आप शोल्डर चार्ज कर सकते हैं, मतलब टैकल करते करते पैर पे भी अगर पड़ गया तो ज़रूरी नहीं है वो फाउल है, क्योंकि बॉल आपने ले ली। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया हो जाता है। जैसे आपको लगा कि उसने पैर मारा है, लेकिन क्या वो उतनी इंटेंसिटी से था कि सामने वाला प्लेयर गिर जाए या ना गिरे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाती हैं। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है वीएआर को तभी स्टेप इन करना चाहिए जब देयर इज सम क्लियर एंड ऑब्वियस एरर। तो वो जब तक है, जैसे कि मैं कहूँगा अभी कल के मैच में जब सेकंड पेनल्टी वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें तो लिटरली पीछे से आके उसने ऐसे पीठ में मार दिया उसके, और वो गिर गया। और रेफरी ने पता नहीं क्यों नहीं देखा, उसको लग रहा था कि शायद कॉलेज का मैच चल रहा है, तो वैसे उसने कहा चलो चलते रहने दो। लेकिन वीएआर ने फौरन स्टेप इन किया और बोला भाई देखो ये तो क्लियर फाउल है, ऑब्वियस पेनल्टी है। तो यहाँ पे वीएआर इज वेरी यूजफुल। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि फुटबॉल में ऑफसाइड रूल एक होता है, तो उसमें स्क्रीन पे आप देखते हैं ऐसे लकीरें बना बना के उसमें विजुअल्स में दिखाते हैं कि उनका एक कोनी ऑफसाइड है तो उसको ऑफसाइड कर दिया, या कुछ कुछ भी ऐसा अजीब सा बना देते हैं। तो उसे एक्चुअली एडवांटेज नहीं मिल रहा है, लेकिन
टेक्निकली वो देख रहे हैं कि अच्छा थोड़ा सा आगे है तो इसको ऑफसाइड दे दो, तो वहां पे वीआर की जरूरत नहीं है आई थिंक। तो क्लियर ऑब्वियस एरर अगर होगा तो ज़रूर डेफिनेटली वीआर को करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ही इंट्रूजन हो जाता है वीआर से। जी बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है। 40 साल का रेफरी होते हैं, 40, 40, 45, 50, और उनको पूरा मैच दौड़ना होता है, रेफरी को, लाइनमैन को, और फोर्थ ऑफिशियल को। तो 4 ह्यूमन आईज के लिए एक ऐसा मैच क्या कहते हैं, जज करना बहुत मुश्किल है, जिसका इफेक्ट देशों पे जाएगा। प्रेसिडेंट बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स बात करेंगे, जो मोनार्क्स हैं वो बात करेंगे उस मैच की। तो जो मैच दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाला टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, और जिसका इफेक्ट वहां तक जाएगा, 4 आंखों के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कल का सेकंड पेनल्टी चूक गए थे, तो मिस ये भी हो सकता है कि रेफरी कितना दूर थे, क्या उनको नहीं दिखा, क्या उन्होंने परसीव किया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने सीधे इंटरप्ट कर दिया। तो वीआर बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजीज नई नई आती जाती हैं, और वो चीजें इंप्रूव करती जाती है, तो ये वही एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ऑफ कोर्स कोई टीम हारेगी और वो कहेगी बेबी यार बेकार है, और हमें ये नहीं सही हो रहा है, वो नहीं सही हो रहा है। 2014 में मुझे याद है, सर्बिया के अगेंस्ट सर्बिया ने एक गोल मारा था, एडिन डिजीको ने, और वो गोल मना कर दिया गया था, वो ऑफसाइड नहीं थे, ऑफसाइड दे दी गई थी, कोई वीआर नहीं था, और बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और इफ सबसे फेमस गोल आज तक का तो मुझे लगता है इंग्लैंड में फ्रैंक लैम्पार्ड ने मारा था 2010 वर्ल्ड कप, और वीएआर नहीं होने की वजह से, गोल लाइन टेक्नोलॉजी भी शायद नहीं थी तब, और उन्होंने गोल नहीं दिया था। जर्मनी आगे चला गया था, मैच काफी फंस जाता, लेकिन सबसे बड़ा अपसेट एज अ मतलब गोल होते हुए नहीं दिया जाए तो। और फुटबॉल एक और काम है कि वो जजमेंट का गेम है, वो 4 लोग बैठ के जज कर रहे हैं, उनमें से जैसे एक जज, एक कॉन्टेस्ट होता है और लोग जज करते हैं। अरिजीत सिंह है, बहुत बड़े सिंगर हैं, वो नहीं जीते थे वो कॉन्टेस्ट, तो हो सकता है चारों जज ने नहीं देखा वो जो बाद में पब्लिक ने देखा, तो जरूरी नहीं है। तो फुटबॉल एक जजमेंट का गेम है, जो जजेस बैठ के जज कर रहे हैं, और वो रेफरीज है। और वीआर को इसीलिए लाया गया है, ताकि एक नया ऊपर से एक और रीकैप, जो हम कहते हैं रिप्ले, रिप्ले में हम देख सकें कि मेन डिसीजंस कैसे हैं। ऑफ कोर्स ऑफसाइड की बात है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वीएआर में, और वो हर बार उठाई जाती है, बट मोर ओवर स्पोर्ट्स को बहुत फायदा हुआ। कंट्रोवर्शियल गोल्स की बात करें तो भाई 1986 वाला गोल मैराडोना का कैसे भूल सकते हैं हम मैराडोना का, लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मोमेंट तो हिस्ट्री में होता ही ना अगर वीएआर प्रेजेंट होता। वो वीआर मैराडोना होता, तो लिटरली बिल्कुल। मुक्का मार के गोल मारा था। हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, हैंड और ऑफ क्या गॉड। कहते हैं, काफी शेमफुल मोमेंट भी कहा जाता है, बहुत लेजेंडरी मोमेंट भी कहा जाता है मैराडोना की वजह से। लेकिन ऑफ कोर्स वीआर यही सब रोकता है, और कई सारी और डिसीजंस हैं जो लिए जा सकते हैं, लेते रहते हैं हमेशा। वीआर की टीम बैठ के कुछ ना कुछ कर रही है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो ये दिखाता है कि कितना फुटबॉल आगे निकल रहा है, कितना आसान हो रहा है बिल्कुल। चीजें जज करना। और उसी मैच में मैराडोना का जो दूसरा गोल था, जो हाफ फील्ड से वो ड्रिबल करते हुए लेके गए थे, हम्म, वो थोड़ा न्यूज में इतना नहीं आता बिकॉज हैंड ऑफ गॉड, सब लोग हैंड ऑफ गॉड करते रहते हैं। लेकिन एक काफी अच्छा गोल उन्होंने मारा था कि मिडफील्ड से पूरी डिफेंस को ड्रिबल करते हुए लेके गए और उन्होंने गोल मारा। वो शायद आज तक किसी और ने अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा। कुछ कुछ ऑलराइट झलकियां गाइस, सब में दिखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट बिल्कुल, मेसी का ही गोल शायद एक है जो हमारे बार्सिलोना वाला। व्यूअर्स सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, मैराडोना यहाँ हम मेसी सेम दिखाएंगे नहीं गोल। क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं नहीं, लिंक आप शेयर कर सकते हैं, आप पिंड कमेंट्स में डाल सकते हैं। लेकिन वो काफी काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, सिमिलर गोल मारा। ऑलराइट गाइस, खत्म करते हैं इसको यहीं पे, और आगे आने वाले एपिसोड में हम वर्ल्ड कप और फुटबॉल के बारे में और बातें करेंगे। अच्छा, देखिए प्रेडिक्शंस तो फुटबॉल, ले लिए जाए, कौन जीतेगा इस हाँ, सेमीफाइनल के प्रेडिक्शंस ले ली जाए। फ्रांस जीतेगा। बार? पहला सेमीफाइनल तो 14th को है शायद, और वो है फ्रांस मोरक्को। क्रोएशिया, फ्रांस क्रोएशिया मोरक्को, अर्जेंटीना। अच्छा, क्रोएशिया क्रोएशिया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। हम्म। तो हम्म। बताइए एनजे, क्या लगता है, देखिए, क्रोएशिया दिल अर्जेंटीना? दिल कहता है अर्जेंटीना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेसी एक बार वर्ल्ड कप जीते। हम्म, लेकिन हो सकता है अगर पहला गोल क्रोएशिया ने मार दिया तो आई गेस मुश्किल हो सकती है अर्जेंटीना को। डेफिनेटली मुझे लग रहा है पेनल्टीज तक जा सकता है, ऑलमोस्ट श्योर हूँ मैं।
और ठीक है, कहने के लिए मैं कह दूंगा अर्जेंटीना, लेकिन क्रोएशिया हैज अ वेरी गुड चांस, मैं तो कहूंगा काफी अच्छा चांस सात्विक आप? मैं क्रोएशिया के सपोर्ट में हूँ क्योंकि वो मुझे एक बहुत ही कोहेसिव यूनिट दिखता है और बहुत ही जुझारू टीम लगती है जो एंड मोमेंट तक गिव अप नहीं करेगी। तो बिल्कुल। और अर्जेंटीना ऐसी टीम है कि जो डिसायरे में जा सकती है। हम सऊदी अरेबिया का मैच नहीं भूलना चाहिए हमें। तो आई एम होपिंग क्रोएशिया। अच्छा, तो मैं तो वैसे मेरे ऑन पेपर मुझे बोलना हो कि कौन सी ज्यादा अच्छी टीम है तो मैं बोलूँगा अर्जेंटीना है। बट मैं सपोर्ट क्रोएशिया को कर रहा हूँ उनके मिडफील्ड की वजह से। मैं काफी बड़ा फैन हूँ मिडफील्ड का, और ब्रोजोविच, कोवासिच और मॉड्रिच, मैं बड़ा बड़ा फैन हूँ। और तो मैं क्रोएशिया का सपोर्ट करूंगा, बट या अर्जेंटीना मुझे ऑन पेपर ज्यादा टफ टीम दिखती है। काफी आसानी से जीत जाएगी अगर कोई गलतियां ना करे, तो वो लोग जीत सकते हैं। बट या इधर गेम चेंजर्स हैं, और उधर ज्यादा अच्छी टीम है। एंजो फर्नांडिस फॉर्म में है, डिफेंस भी अच्छा है उनका। तो लेकिन मैं सपोर्ट क्रोएशिया पे है मेरा। मैं भी क्रोएशिया को सपोर्ट करूंगा बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा। और फ्रांस मोरक्को तो काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है इसकी, क्योंकि आई थिंक वर्ल्ड हाँ। वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड मोरक्को वाज अंडर फ्रेंच रूल, फ्रांस तो तो स्पाइसी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आई थिंक फ्रांस के पास होगा काफी फायर पावर जो वो आराम से हरा सकते हैं। तो फ्रांस बिल्कुल 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 फ्रांस फॉर मी भी है, लेकिन बात यही है कि अपसेट देखने में बहुत मजा आएगा। मजा तो लेकिन आता है काफी। सपोर्ट सपोर्ट मजा सपोर्ट तो आता है। फ्रांस पे ही है। लेकिन फ्रांस में डेप्थ मुझे एक नजर आती है कि वो एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मतलब बिल्कुल डेप्थ सही। ही डेप्थ है। डेप्थ डेप्थ ही ही डेप्थ डेप्थ है। तो वो बहुत ऑप्शंस के साथ आते हैं और जैसे प्लान बी की बात हुई थी तो प्लान बी है उनके पास। तो बिल्कुल। लग रहा है फ्रांस। मैं भी फ्रांस ही बोल ही देता हूँ बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। और फाइनल बिल्कुल। में देखिए मैं कहूँगा, मतलब हेड सेज फ्रांस बट हार्ट वांट्स अर्जेंटीना। तो लेकिन अच्छा मैच होगा, अगर अर्जेंटीना फ्रांस होता है तो काफी अच्छा मैच होगा। काफी अच्छा मैच होगा, क्योंकि फ्रांस और क्रोएशिया हो चुका है पिछली बार। तो बिल्कुल फ्रांस अर्जेंटीना नया रहेगा, और यूरोप वर्सेस साउथ अमेरिका रहेगा। बिल्कुल। दो सबसे तो बड़े कॉन्टिनेंट खेलने वाले, उसमें दो बहुत ही जुझारू टीम। तो मजा आएगा देखने में। आई थिंक फ्रांस फाइनल ही लेकिन जीतेगा। फाइनल से पहले हम एक और एपिसोड करेंगे, बिल्कुल तब बिल्कुल। भाई हम फाइनल बिल्कुल का करेंगे। बस ये फाइनल कॉन्टिनेंट्स के बीच में होने वाला है इस बार। इधर अर्जेंटीना और क्रोएशिया है। और हाँ, अगर क्रोएशिया फ्रांस पहुंच जाते हैं तो यूरोप में ही खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन तीन कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हैं इस बार। मैं तो कहूंगा क्रोएशिया और मोरक्को फाइनल होगा तो मोरक्को काफी हो जाए फाइनल। कोई नया नया चैंपियन देखने को मिले, ये तो नया हम लोग ने चैंपियन देखने को शुरुआत में मिले भी बिल्कुल। बात की थी। शुरुआत और में भी उसमें बात आप की कुछ थी वर्ल्ड एक्सपेक्ट कप भी नहीं पे। कर सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि इवन दो इवनली मैच तो नहीं है, लेकिन इतना डिफरेंस भी नहीं होगा जितना जैसे मोरक्को फ्रांस में डिफरेंस है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, फुटबॉल देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। ओके। बाय बाय। बाय।